नमस्कार, स्वागत है आपका आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। मध्य प्रदेश में अजॉक्स यानी कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर उनकी की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद विरोध और नाराजगी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक कार्यक्रम के दौरान आईएएस संतोष वर्मा ने कहा, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। कई संगठनों ने इसे अमर्यादित असंवेदनशील टिप्पणी करार दिया। बयान सामने आते ही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज समेत कई ब्राह्मण संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा, यह बयान ब्राह्मण समाज की बेटियों का अपमान है, इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि प्रशासन ने संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया तो ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। विरोध बढ़ने के बाद आईएएस संतोष वर्मा ने एक वीडियो जारी किया, माफी मांगी। केवल आर्थिक आधार की अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। आईएएस अधिकारी और अजाक से प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा के एक बयान के बाद बवाल मचा है। इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार इस बयान के मायने क्या थे और इसकी वजह क्या रही है। संतोष जी, आपके एक बयान को लेकर काफी विवाद इस समय मचा हुआ है। आखिर इस बयान के पीछे क्या तर्क क्या था और क्या लगता है आपको इस बवाल के पीछे जो भी ये विवाद खड़ा हुआ है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, आपने देखा होगा कि मौजूदा समय में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग बढ़ रही है। हमने सिर्फ ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने की वकालत की है और उन्होंने इसके प्रावधान उसमें डाले हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इस आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग में और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बीच में जो खाई बढ़ रही है, उस खाई को हम जल्दी से जल्दी पाटना चाहते हैं। और ये खाई पाटने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपनी विचारधारा दी है कि हमारे बीच में रोटी बेटी का व्यवहार जब तक नहीं होगा तब तक हम सामाजिक समरसता की बात नहीं कर सकते। आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की बात तब आएगी जब हम सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर आ जाएंगे, और ऐसा तभी होगा जब हम पूरे सनातन धर्म के लोग या जो भी हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें जितने भी जाति वर्ग संप्रदाय समुदाय हैं उनमें सब में आपस में रोटी बेटी का व्यवहार हो, तभी हम समानता की बात कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर, उनकी भावनाओं को आहत हुआ है आपके इस बयान से, उनको ठेस पहुंची है। मैं बता चुका हूं कि समाचार पत्रों से 2 दिन से जो बातें जब चल रही है उनसे मैं खुद बहुत दुखी हूं, और मेरा ये कहना है कि इन समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी बातें लोगों के सामने आई है जिससे कि ब्राह्मण समाज के वर्ग विशेष के लोगों को की भावनाएं जो आहत हुई है, उसके लिए मैं हृदय से दुखी हूं और मैं उसके लिए बहुत खेद व्यक्त किया मैं और समाज से तहे दिल से क्षमा मांगता हूं। आमतौर पर संतोष वर्मा जी का कहना था कि इस बयान को लेकर जो विवाद हुआ है कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका जो बयान था कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज से जुड़ा हुआ था। हालांकि जो शिकायत उनके लिए की गई हैं उसको लेकर भी वो अपनी तरफ से जवाब देंगे। हालांकि इस बयान को लेकर उनके साफ तौर पर खेद प्रकट भी किया है। भोपाल से एनएच न्यूज के लिए कैमरामैन विपिन के साथ गौरव गुप्ता। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव, आपकी बातचीत को तो हमने सुन लिया है, लेकिन क्या कोई वैधानिक कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा रही है, कोई एक्शन उन पर लिया गया है? हाँ देखिए, क्योंकि बवाल काफी ज्यादा हो चुका है इस पूरे बयान को लेकर, और भोपाल पुलिस कमिश्नर के पास भी जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने शिकायत दी है। इसके अलावा एमपी नगर थाने में भी आज देखा गया
कि काफी ज्यादा विवाद, काफी ज्यादा बवाल मचा है और वहां पर भी शिकायती आवेदन दिया गया है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज लगातार संतोष वर्मा के इस बयान को लेकर गुस्सा है, रोष है और उसको लेकर लगातार शिकायतें भी कर रहा है। हालांकि अब संतोष वर्मा ने अपने उस बयान को लेकर माफी मांगी है और कहीं ना कहीं कहा है कि उस बयान को गलत तरीके से पेश कर दिया गया है, उस बयान के गलत मायने निकाले गए हैं, जबकि उनका जो मकसद था वो कुछ और था। हालांकि जिस तरीके का बयान उनका आया है, कहीं ना कहीं काफी विवादित ये बयान था, क्योंकि महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है, एक समाज को लेकर एक टिप्पणी देखने को मिल रही है और इसी वजह से जो ब्राह्मण समाज है वो पूरी तरह से अब संतोष वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब लगातार जिस तरीके की जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज था वो लगातार शिकायतें दे रहा था और कहीं ना कहीं अब संतोष वर्मा ने जब इस मामले में माफी मांगी है, तो कुछ नरम जो है, जो कुछ जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि संतोष वर्मा जो है एक आईएएस अधिकारी भी है, तो साथ ही साथ अजाक के प्रांत अध्यक्ष भी है। ऐसे में जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए साफ तौर पर ये मांग की है कि संतोष वर्मा को उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है उस बयान के आधार पर उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो उस पद पर बैठे रहें। हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो शिकायत उनके पास पहुंची है उसको लेकर वो लोग जांच करेंगे और जांच के आधार पर जो भी कुछ तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्य सचिव अनुराग जैन से भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने की बात यहाँ पर ब्राह्मण समाज ने की है। हालांकि अब प्रशासनिक स्तर पर, शासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए एक राजनेता का अगर ये बयान होता तो उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता, लेकिन क्योंकि संतोष वर्मा अभी इस समय वर्तमान में एक पद पर पदस्थ है, वो एक आईएएस अधिकारी है और ऐसे में उनकी तरफ से दिया गया ये बयान कहीं ना कहीं शासन को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि कुछ ना कुछ एक्शन इसमें लिया जा सकता है। हालांकि इस पूरे प्रक्रिया, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर ब्राह्मण समाज इस पूरे मामले को लेकर वहां कोई शिकायत करता है तो फिर आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि संतोष वर्मा अपने इस बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है तो वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है कि प्रकट करते हैं। लेकिन फिर भी जो बयान सामने आया है, एक अधिकारी बतौर एक अधिकारी रहते हुए इस तरह का बयान कहीं ना कहीं काफी ज्यादा विवाद खड़े अब तक कर चुका है और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है वो शासन स्तर पर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात साफ है कि ये मामला जो है अभी दवा नहीं है, क्योंकि लगातार अभी भी ब्राह्मण समाज इस पूरे बयान को लेकर अभी भी आक्रोश अपना व्यक्त कर रहा है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक आगे वो अपना जो आंदोलन है, जो अपना रोष है वो जारी रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो ब्राह्मण समाज का गुस्सा है वो शांत होता है या संतोष वर्मा के खिलाफ शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ पे की जाती है। हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से तो साफ तौर पर कहा गया है कि पहले वो इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर सकते हैं और उसके बाद फिर बयान लेने के लिए उन्हें बुलाया जा सकता है। अगर इस पूरे मामले में किसी भी तरह के एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आगे चलकर होती है तो अब फिलहाल जो है मामले में ब्राह्मण समाज जो है इस पूरे मामले में फिलहाल किसी भी तरह की गुंजाइश बरतने को तैयार बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल गौरव, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर भी चूंकि भोपाल से जुड़ी हुई है। राजधानी भोपाल में बदमाशों ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी है। सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर बदमाशों ने कहा है कि पहली बार जेल नहीं जा रहे, बल्कि जेल जाने से डरते भी नहीं है। जिन लोगों ने हमारी मुखबिरी की है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, गिरफ्तारी होते ही खुलासा करेंगे जिससे कि सबके होश उड़ जाएंगे। बताएंगे कि किसके कहने पर यह वारदात की है। मंगलवार को सामने आया वीडियो में एक बदमाश हाथ में चाकू लिए कहता है मुखबिरों को इसी चाकू से काटेंगे। यह वीडियो उन्हीं बदमाशों का बताया जा रहा है जिन्होंने शनिवार की रात गौतम नगर थाना इलाके के ग्रीन पार्क कॉलोनी में वाहनों में तोड़फोड़ की थी। उन्होंने अपने साथियों के जेल जाने के बाद ये वीडियो जारी किया। बता दें, मामले में 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो फरार आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। तो खुलेआम चुनौती ये दे रहे हैं गौरव, जिस तरह की चुनौती दे रहे हैं इसके बाद
कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनका बैकग्राउंडर है, किस तरह से ये खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं, किसके नामों का खुलासा करने की बातें कर रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले गौतम नगर थाना क्षेत्र में एक वाहन में तोड़फोड़ की गई थी। रंगदारी के चलते ये तोड़फोड़ की गई थी और एक नहीं करीब 2 से 3 वाहनों को फोड़ा गया था और इसके कुछ फुटेज भी सामने आए थे। जिसके बाद गौतम नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब ये जो बदमाश है, इनके कुछ सोशल मीडिया के वीडियो सामने आए हैं और इसमें ये जो बदमाश है, ये पुलिस को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि दम है तो पकड़ के दिखाओ, और इसके अलावा चाकू दिखाते हुए उन्होंने साफ तौर पर रहवासियों को धमकी दी है कि जिन लोगों ने भी मुखबिरी की है उन्हें ये काट डालेंगे। कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भोपाल में लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था इस वक्त पूरे भोपाल की बिगड़ी हुई है। जबकि भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भोपाल में कमिश्नर प्रणाली पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि देखिए लगातार वारदातें हुई है। एक तरफ जहां मिसरो थाना क्षेत्र में कैफे में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद गौतम नगर में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद खजूरी में भी इसी तरह की वारदात सामने आई। शाहपुरा में भी कुछ गुंडों ने, कुछ लड़कों ने एक सोसाइटी में जमकर उत्पात मचाया। तो लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही है और ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले में इस तरह की हरकतों को, इस तरह की वारदातों को रोक पाने में कैसे नाकामयाब साबित हो रही है। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है कि पुलिस अब सड़कों से पूरी तरह से नदारद नजर आती है। यही वजह रही कि जब 5 नंबर स्टॉप पर एक युवक को बुरी तरह से पीटा जा रहा था तो काफी देर तक वहां पे पुलिस नजर ही नहीं आई। अगर पुलिस गश्त पर होती या सड़कों पर होती तो कहीं ना कहीं पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती। अब ये जो सोशल मीडिया पे इन बदमाशों का वीडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब लड़कों में किसी भी तरह का इस तरह के असामाजिक तत्वों में किसी भी तरह का कानून का डर नहीं बचा है, और इसी वजह से ये खुले तौर पर पुलिस को इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से भी जब हमारी बात हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि ये जो वीडियो है ये काफी पुराना वीडियो है और जो है आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि जो हमारी जानकारी है उसमें गौतम नगर में जो गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी उसमें करीब 8 आरोपी थे, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 4 आरोपी फरार थे और उन्हीं 4 आरोपियों के ये वीडियो है। लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार किया है और ये कहा है कि ये वीडियो पुराना है और जिन लोगों ने बिल्कुल गौरव, वारदात को अंजाम दिया था वो सभी आरोपी इस पूरी घटना में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है गौरव कि जिस तरह से इनकी जो उम्र दिख रही है, बहुत ज्यादा उम्र के ये लड़के नहीं दिखाई दे रहे हैं। किसके संरक्षण पर इतनी हिम्मत, इतना साहस इनके अंदर आ गया है? बहरहाल ये आगे समझ में आएगा, जांच का विषय है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल सिर्फ भोपाल में या बाकी ग्वालियर में ऐसी जगहों पर नहीं उठ रहा है, रायसेन में भी उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि 6 साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी अब तक पुलिस के हाथ से बाहर है। 4 दिन का वक्त बीत चुका है। आरोपी सलमान को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस सर्च अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपी सलमान को पकड़ने के लिए नर्मदापुरम डीआईजी प्रशांत खरे ने खुद मोर्चा संभाला है। प्रशांत खरे ने यह बताया कि करीबन 300 पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़ने में जुटे हुए हैं। ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। 20 टीमें आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम तक घोषित किया गया है, लेकिन अब भी आरोपी पकड़ से बाहर है। बाकायदा पंपलेट बांटे गए हैं इस आरोपी की पहचान के लिए। गोहरगंज के आसपास के जंगलों में आरोपी को देखा गया है, जिसके लिए पुलिस की टीम सर्च अभियान चला रही है। कोशिश की जा रही है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जी, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करीब 300 का बल हमारा अधिकारी कर्मचारियों सहित इस कार्य में जुटा हुआ है। करीब 20 के लगभग टीमें हमारी इस समय कार्य कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। निश्चित ही इसमें सफलता हमें मिलेगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय खान अधिक जानकारी के साथ, संजय चौहान जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय जी,
आखिर 4 दिनों से पुलिस के हाथ खाली क्यों है? क्या दिक्कतें आ रही है, क्या चुनौतियां आ रही है? क्योंकि 20 टीमें लगाई गई है, 300 पुलिस के जवान लगे हुए हैं, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, इसके बावजूद इस शख्स को ढूंढा नहीं जा सका। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये मामला शुक्रवार का है और उसके बाद शनिवार से ही पूरे रायसेन जिले में प्रोटेस्ट चालू हो गए थे। धरना प्रदर्शन, हाईवे जाम की स्थिति से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी वो बिगड़ रही थी। और ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, वो सारे के सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने में लग गए थे। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरोपी के पास ना कोई डिवाइस है, ना कोई मोबाइल है, और वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। अभी कल शाम को नर्मदापुरम डीआईजी प्रशांत खरे भी मैदान में डट गए हैं। एसपी पंकज पांडे भी मैदान में डटे हुए हैं और उनके साथ पूरा पुलिस का बल है। लगभग 300 लोगों को लगाया गया है इनकी छानबीन करने के लिए। मैं आपको बता दूं, कल शाम को गौहरगंज के जंगलों में तिलैंडी चिकलोद के आसपास आरोपी सलमान की लोकेशन मिली थी। और उसके बाद जैसे ही ये लोकेशन मिली तो पुलिस टीम सक्रिय हो गई और वहां पे कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी गया है। पर उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि 4 दिन होने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस तरीके से इस मामले में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है, तो इससे जो है ये मामला और गर्मा गया है। वहीं पर रायसेन के साथ साथ मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की आग तेज दौड़ गई है और जगह जगह आंदोलन और धरना प्रदर्शन जारी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रायसेन एसपी पंकज पांडे हैं वो भी गौहरगंज में डटे हुए हैं। एएसपी कमलेश कुमार खरपुशे भी गौहरगंज में डटे हैं और लगभग सारे थानों की पुलिस लगी हुई है। जी, जाहिर सी बात है, कोशिशें जारी है, लेकिन अब तक के हाथ खाली है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। विदिशा में नायब तहसीलदार कविता कंडीला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने पूरे प्रशासनिक अमले को झंझोड़ कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत सरकारी निवास की तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से हुई है। घटना आज सुबह की है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि आत्महत्या है या फिर हादसा, जिसके चलते पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व आवास परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। छत के किनारों, सीढ़ियों, घटनास्थल पर मिले सबूतों की जांच जारी है। डॉक्टर ने बताया कि नायब तहसीलदार कविता को गंभीर हालत में लाया गया था। चोटें इतनी गहरी थी कि इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। बिल्कुल इनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। पहले तो इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, यहाँ घायल अवस्था में थी, जहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया है। और अभी चूंकि उनके परिवारजन जब तक नहीं आ जाते हैं, अभी पूरे एरिया को सील कर दिया गया है और जब उनके परिवारजन आ जाएंगे तब उसमें अग्रिम जांच। बीना के सिविल अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है। अटेंडर का यह आरोप है कि डॉक्टर ने पहले उसके मुंह पर थूका, विरोध करने पर मारपीट की। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। घटना सोमवार की रात लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। एक मरीज अपने भांजे के साथ अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर मोबाइल पर बातचीत में व्यस्त थे। मरीज के परिजन ने उनसे मरीज को जल्द से जल्द देखने के लिए कहा तो उन्होंने मरीज के मुंह पर थूक दिया। आरोप है कि जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने उनसे मारपीट कर दी। पुलिस और अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू की है। घटना को लेकर मरीज के परिजनों में काफी आक्रोश है। कल रात को 8 बजे जब मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा भी नहीं था, वहां पर एक अजनबी लड़का मेरे पास आया और मुझसे गायनेक केस देखने की जिद करने लग गया। मैंने उससे कहा कि मैं गायनेक नहीं देख सकता, आप मेरी बात करा दीजिए गायनेकोलॉजिस्ट से। तो वो बात कराने की जगह मुझसे बदतमीजी पर उतर आया और जबरदस्ती अंड्यू प्रेशर डाला कि
तुमको ये केस देखना पड़ेगा, और गुंडागर्दी करने लग गया मेरे साथ, तो मैंने अपना बचाव किया उसको। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।